सो वेलकम बैक। 10th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। उसके पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 11th क्वेश्चन में थे हम, हु मेड द स्टेटमेंट इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज ए मॉनेटरी फिनोमिना। मॉनेटरी फिनोमिना के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया था। आंसर इज 1। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो सही नहीं है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, रॉबर्ट ल्यूकास, ठीक है, सही थे। मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस बजट, टीएच हवेलमो, ये भी ठीक है। न्यू कीजियन इकोनॉमिक्स, पॉल रोमर। अभी एंडोजेनस में हम करने वाले हैं, ये गलत है, ये कीजियंस नहीं थे। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने दी है। सो आंसर इज 3rd। हु आर्ग्यूड दैट कीन्स थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम विथ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ द जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल ऑगमेंटेड टू इंक्लूड मनी। फिर से मनी आया, तो फ्रीडमैन सोच रहे होंगे आप, पर आंसर है पेटिनकिन। इन्होंने भी मनी के बारे में बताया है, मगर मैंने आपको इनके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसको भी रख लीजिए। एडम स्मिथ एडवोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एडम स्मिथ कहाँ के थे? क्लासिकल्स थे। और क्लासिकल क्या मानते थे? लेजर-फेयर, फ्री ट्रेड, कॉम्पिटिटिव मार्केट और इनविजिबल हैंड। ये तीनों तो क्लासिकल की एक क्वालिटी है ही, लेकिन इनविजिबल हैंड के बारे में इन्होंने, एडम स्मिथ ने बताया था अपने बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में। इनविजिबल हैंड का मतलब वो हैंड है जो दिखाई नहीं देता और काम करता है। ऐसा कौन सा हैंड है? ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट ना आए बीच में मार्केट में, डिमांड अपने आप सप्लाई बना लेगी, सप्लाई अपने आप डिमांड की पूर्ति कर देगी, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जहां कमी होगी वहां अपने आप फिर डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो लोग सप्लाई कर देंगे, और आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में इंटरफेयर करने की। रिसेशन के पहले तक सब ऐसे ही चलता था। उसको इनविजिबल हैंड के रूप में इन्होंने कहा था एडम स्मिथ ने। तो ये चारों ही सही है, यानी कि 4th आंसर। Indicate the sequence of the following in terms of their implementation with reference to India. इनकम टैक्स, ये भी मैंने आपको कराया नहीं है। ऑब्वियस बात है, कॉमन नॉलेज से कि पहले इनकम टैक्स आता है, फिर एक्सपेंडिचर आता है। वैट नहीं लगता शुरू में, वैट तो तब लगता है जब आप ओवरवी स्टेट का है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ए बी डी सी। ए बी डी सी सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग। फिर से इंटीग्रेशन, हायर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो सबसे पहले लागू होता है उसको सबसे पहले, और फिर जो सबसे आखिरी में होता है उसको सबसे आखिरी में। इंटीग्रेशन इकोनॉमिक्स होती है, इंटरनेशनल में एक हिस्सा है जो मैंने आपको नहीं कराया है अभी तक। तो सबसे पहले होता है फ्री ट्रेड एरिया। ये डिसाइड होता है, दो कंट्रीज बीच में ऐसी मिल जाती हैं कि उनके बीच में फ्री ट्रेड एरिया बना लेती हैं वो। इसमें सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया डिसाइड होता है। उसके बाद फिर कस्टम यूनियन बनता है एक, यानी कि अब ऐसा कस्टम्स होते हैं ना, टैरिफ्स वगैरह, दोनों के लिए काम करें, और दोनों मिलके फिर तीसरी कंट्री के लिए टैरिफ बनाएं। मतलब तीसरी कंट्री अगर हम दोनों से ट्रेड करना चाहती है तो अब हम मिलके एक नया टैरिफ बनाएंगे, उसके हिसाब से आपको हमसे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यूनियन हो गए। तीसरा, जब ये यूनियन हो जाती है तो फिर मार्केट बनाया जाता है दोनों के लिए, मिला जुला मार्केट, कॉमन मार्केट। इसमें दोनों के लिए ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर्स, मशीन्स, कैपिटल, सब मोबाइल रहता है एक जगह से दूसरी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कॉमन मार्केट बन जाता है। लेकिन कॉमन मार्केट बनने के बाद इस मार्केट का संचार कैसे होगा, क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो बनाती है इकोनॉमिक यूनियन में। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी नई बनाई जाती है उस मार्केट के हिसाब से। तो ए डी सी बी कहाँ है? ए डी सी बी फर्स्ट वाला ये। A country can have an increased surplus in its balance of trade as a result of। balance of trade surplus कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, पैसा ज्यादा आ जाए और कम जाए। तो डिक्लाइनिंग द इंपोर्ट्स एंड राइजिंग एक्सपोर्ट्स, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर करंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें तीन चीजें आती हैं सम करके, यानी प्लस करके। पहली है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, दूसरी है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा है नेट करंट ट्रांसफर्स। तीन चीजें आती हैं। तो पहला देखें, इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, पहला वाला तो सही है।
इट रिलेट्स टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कहाँ दिया है? दिया ही नहीं करंट अकाउंट की डेफिनेशन में, ना कोई क्लेम के बारे में बताया है, ना कोई लाइबिलिटी के बारे में बताया है। इसलिए हमारा आंसर केवल ए है, यानी कि 1। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड। मैंने जब ट्रेड की पॉलिसी कराई है तो ये टर्म मैंने बहुत बार यूज किया है। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब जब हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं, जब दूसरी इकोनॉमी हम पर भारी पड़ने लगती है। जैसे अगर चाइना हमारे इंडिया में अपना माल सस्ता करके बेचे और एडवांस्ड माल बेचे तो हमारे लिए घाटा है। अगर वो 5,000 की बाइक बेचेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है। तो इसीलिए ये एक टैरिफ वगैरह लगाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट किया था उस समय जो लीडर्स थे, लिस्ट और हैमिल्टन। एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज लॉन्ग रन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी जैसी कंट्री के लिए अगर लॉन्ग रन ग्रोथ होना है तो क्या बढ़ाया जाए? टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स। बिल्कुल सही बात है, अगर टैरिफ बढ़ा दोगे तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे और हमारे यहाँ ग्रोथ होगी, हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। दूसरी, सब्सिडाइज्ड टू बिजनेस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। हम अपने कैपिटल गुड्स पर सब्सिडी लगा देंगे तो लोग खरीदेंगे, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, मशीन्स हो गए, तो उत्पादन ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, बेरोजगार भत्ता देने से तरक्की होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये तो एक तरीके का रिलीफ है, किसान कर्जा माफ, ऐसा होता ही है। पेंशन पेमेंट्स, इससे भी हमारी ग्रोथ तो नहीं होनी है। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है? तो टैरिफ तो तब लगेगा जब हम ओपन मार्केट की बात करेंगे। पहले तो हम अपनी कंट्री की बात करें, और अपनी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री को कौन ग्रो करेगा? बेसिकली दैट इज, अगर हम सब्सिडी देते हैं मशीन्स खरीदने के लिए, कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए, तो इसमें हमारा ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होगी। ये सही आंसर है। What is Barron's explanation for underdevelopment in Asia, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका? मैंने ये कराया नहीं है, मगर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने मोनोपोलिस्टिक बिजनेस फ्रॉम अब्रॉड बताया है, कंजर्वेटिव रूलिंग कोalitions बताया है, वीक डोमेस्टिक मिडिल क्लास के लिए बताया है। द बेनिफिट थ्योरी, अगेन ये मैंने कराई नहीं है, लेकिन ये बताया है लिंडल ने। बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स किसने दी है? लिंडल ने दी है। कंसीडर द फॉलोइंग, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में, दोनों के बारे में रोसेंटीन रॉडन्स अप्रोच टू डेवलपमेंट में बताया गया है, दोनों के बारे में। ये भी नहीं कराई है मैंने, तो रट लीजिए। और क्या कर सकते हैं? इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी और एपीसी बराबर है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू A प्लस बी वाई। ठीक है, जिसमें C कंजम्पशन फंक्शन हो गया, कंजम्पशन मेनली। A क्या हो गया? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये जो होना ही होना है, इनकम होए चाहे ना होए। B क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y है इनकम। एमपीसी एपीसी क्या होता है, इस पर वीडियो बन चुका है, वो देख लीजिए अगर नहीं देखा होगा, बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि आपको आता है अच्छे से। तो उस एजम्पशन से अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस इक्वेशन में हमको C पता है, A पता है, B पता है, Y पता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहीं नहीं पता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है जितना भी कंजम्पशन हो रहा है इनकम पर, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल क्या होता है? जितना भी इनकम के इंक्रीज होने पर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, वो होता है। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को हम Y से डिवाइड कर दें तो C अपॉन वाई हो गया, A अपॉन वाई हो गया, और बी वाई अपॉन वाई हुआ तो वाई वाई कैंसिल हो गया, केवल B बचा। ठीक है, यानी ये C अपॉन वाई ही एपीसी कहलाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है C अपॉन वाई। तो ये C अपॉन वाई एमपीसी के बराबर हो जाए, यानी एपीसी एमपीसी के बराबर हो जाए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बराबर हमको बताना है। तो ये वाला टर्म हमारा जीरो होना चाहिए। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो एपीसी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि C अपॉन वाई इक्वल टू जीरो प्लस बी। तो ये वाला टर्म जीरो कब होगा? इनकम तो जीरो नहीं है अभी, तो A जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में हम A को जीरो कर देते हैं, तो A प्लस बी वाई हो जाएगा, या इनडायरेक्टली बोले C इक्वल टू बी वाई। तो हमारा जो ऑप्शन है ये वाला C इक्वल टू बी वाई,
ये आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर जीएसटी एज ऑन 1 जुलाई 2017? ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको खुद करना है। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो देख लीजिएगा अपने टाइम के हिसाब से कि ये लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये बहुत जरूरी लिस्ट है। अभी इसका आंसर शायद 2 है। एलपीजी को कवर किया गया है जीएसटी में। द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द ग्रेटर इज। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी तो इनमें से क्या ज्यादा होगा? देखिए, इसके लिए ये समझिए कि एक फार्मर है और वो कुछ एप्पल्स बेच रहा है। सपोज ये एप्पल्स की टोकरी 200 रुपए की है, मगर इस पे टैक्स बढ़ गया है 25 रुपए। तो इसके पास ऑप्शन क्या है? इस बढ़े हुए 25 रुपए को या तो ये खुद रखे या इन पर थोप दे। तो पहली कंडीशन ये है कि इसकी सप्लाई इनइलास्टिक हो और डिमांड इलास्टिक हो। इसका मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। अगर सप्लाई की प्राइस में ऊपर नीचे कुछ हुआ, जैसे मान लो प्राइस बढ़ गई एप्पल की, तो ये बोलेंगे भैया टाटा, अब हमको नहीं खरीदना। और अगर प्राइस घट गई तो ये तुरंत भाग के आएंगे हमको खरीदना। इसका मतलब है कि डिमांड इलास्टिक है, तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स ना मिले तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक। तो अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा भी पैसा बढ़ा देगा, 200 को 225 कर देगा, तो ये डिमांड इलास्टिक है, ये लोग भाग जाएंगे, खरीदेंगे ही नहीं, तो इसका तो बेचारे घाटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वो 25 खुद ही रख लेता है कि भाई मैं ये 25 खुद ही वहन करूंगा, मैं टैक्स दे दूंगा 25 रुपए का, या अपने ऊपर ले लेता है। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि सप्लाई इलास्टिक हो जाए और डिमांड इन इलास्टिक। मतलब सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड कम इलास्टिक है, ऐसा समझिए। तो सप्लाई जब ज्यादा इलास्टिक हो जाती है डिमांड से, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा, उनको खरीदना ही पड़ेगा, उनकी अटकी है। जब दवाइयां खरीदने जाते हैं हम, 1000 रुपए की दवाइयां मुंह लटका के खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है और कंपनी हमको बहुत अच्छे से चूना लगाती हैं। तो उस कंडीशन में सप्लाई इलास्टिक होती है डिमांड की अपेक्षा। तो ये 25 रुपए वो शिफ्ट कर देगा उस तरफ कि भैया 200 के साथ 25 रुपए भी आप ही दोगे। और वो बोलता है यस। ये कंडीशन है। यानी अगर सप्लाई इलास्टिक बढ़ी तो क्या बढ़ेगा? बायर के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बायर्स। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि मैं तीनों कंडीशन इसलिए बता रहा हूं कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। सप्लाई इलास्टिक भी है और डिमांड भी इलास्टिक है, दोनों बराबर इलास्टिक हैं। यानी थोड़ी सप्लाई बढ़ा भी सकते हो आप, थोड़ी प्राइस बढ़ा भी सकते हो आप, घटा भी सकते हो, उस हिसाब से थोड़ा ही थोड़ा दोनों में असर होगा। तो समझौता टाइप का हो सकता है इन दोनों में कि ये बोलेगा ठीक है आप केवल 12 रुपए दीजिए, 13 रुपए मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से दोनों में एक इसका बंटवारा हो सकता है टैक्स का। लेकिन अभी जो हमारे पास स्थिति है वो क्या है कि सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, और जब सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है तो क्या बढ़ेगा? इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बायर्स। तो हमारा आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है। ए टैक्स इज an economic term for the division of the tax burden between the buyers and seller. Tax incidence is related to the price elasticity of supply and demand. When supply is more, ध्यान दीजिएगा, elastic than demand, supply is more elastic than demand, so tax burden will fall on buyers. If demand is more elastic, जो हमने पहला केस देखा था, then supply, तो क्या होगा? Producer will bear the cost of the tax. That's it. Thank you.